आइए सुनते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की महान कहानी नयन जोर के बाबू। भारत में अंग्रेजों का राज था। एक समय था जब पूरे बंगाल में नयन जोर के जमींदारों का बड़ा नाम हुआ करता था। वो अपने शाही शौक और बेहिसाब खर्चों के लिए जाने जाते थे। ढाके की मुलायम और महंगी मलमल की बनी धोती की बॉर्डर को वो इसलिए फाड़ देते थे कि वो उनकी कोमल त्वचा को चुभती थी, और तो और वो अपनी प्रिय बिल्ली की शादी में हजारों रुपये खर्च कर देते। कुछ लोग तो यहां तक बढ़ा चढ़ाकर बताया करते हैं कि वे शादी ब्याह जैसे बड़े समारोहों में रात के समय हजारों लैंप जलाकर ऊंचाई से चांदी के असंख्य धागों की बारिश जैसी कर देते थे, जिससे रात में भी दिन का एहसास हो जाए। तो ऐसे थे नयन जोर के जमींदार बाबू। परंतु हे विधाता, वो चमक दमक वाले दिन तब थे जब नयन जोर और आसपास के क्षेत्र में प्रलयंकारी बाढ़ नहीं आई थी। बाढ़ भी ऐसी आई कि सब कुछ बहा कर ले गई। सारी संपत्ति, सारा ऐश्वर्य समाप्त कर गई बाढ़। लेकिन जमींदार बाबू लोगों की पुरानी शाही आदतों, खर्च करने की प्रवृत्ति पर कोई नियंत्रण नहीं, कोई लगाम नहीं। जिस तरह किसी दीपक में तेल तो सीमित मात्रा में हो, लेकिन जलने वाली बातियां ढेर सारी लगा दी जाएं तो क्या होगा? तेल जल्दी से खत्म और रोशनी गायब। ऐसा ही कुछ हो गया नयन जोर के जमींदारों के साथ। 2-3 पीढ़ी में ही देवी लक्ष्मी रूठ कर चली गई। कलकत्ते में हमारे पड़ोसी कैलाश बाबू नयन जोर के इसी लुप्त वैभव की आखिरी निशानी है। कैलाश बाबू जब बड़े हो रहे थे तभी दुर्भाग्य से उनका शाही खानदान दरिद्रता की सबसे निचली सीढ़ी पर पहुंच चुका था। फिर जब उनके पिताजी का निधन हुआ तो अंतिम संस्कारों में कर्ज लेकर वही पुराने शाही वैभव का खुला प्रदर्शन। परिणाम, पहले से ही फंसे कर्ज के जाल में और अधिक धंसते जाना। और एक दिन दिवालिया हो गए। सारी बची खुची संपत्ति नीलाम हो गई ऋणदाताओं के ऋण चुकाने में। जो भी थोड़ा शेष रहा वो क्या था? पुरानी शानो शौकत बरकरार रखने के लिए जैसे ऊंट के मुंह में चीरा। कैलाश बाबू नयन जोर छोड़कर आन बसे कलकत्ता। दुर्भाग्य जैसे उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। उनका जवान पुत्र और नयन जोर रियासत का एकमात्र उत्तराधिकारी इस उजड़े चमन में अधिक समय तक पल्लवित न रह सका और कैलाश बाबू को रोता कलपता छोड़कर चल बसा। 1 वर्ष के अंदर ही उसकी विधवा भी दुनिया को अलविदा कह गई। पीछे छोड़ गई तो बस एक नन्ही अबोध बालिका, कैलाश बाबू की पौत्री कुसुम को, उनके जीने का एकमात्र सहारा। वही बालिका अब युवावस्था की ओर अग्रसर हो रही थी। कलकत्ते में हम लोग कैलाश बाबू के ठीक पड़ोस में रहते हैं। आश्चर्यजनक रूप से हमारे परिवार का इतिहास कैलाश बाबू के ठीक उल्टा है। जहां कैलाश बाबू शाही खानदान से हैं, वहीं मेरे पिताजी ने जो कुछ कमाया वो उनके खून पसीने की कमाई है, और उन्हें इस बात का गर्व रहता है कि उन्होंने जरूरत से अधिक 1 पैसा खर्च नहीं किया। उनके पहनने के कपड़े, यहां तक कि उनके हाथ, एक परिश्रमी व्यक्ति की निशानी है। उन्होंने कभी दौलत का बेहिसाब प्रदर्शन कर, अपने को बाबूजी बुलवाकर लोगों की झूठी तारीफ हासिल करने का प्रयास नहीं किया। और इसके लिए मैं, उनका पुत्र, उनका आभारी हूं कि मुझे भी उन्हीं की तरह बनने का अवसर मिला। मेरे पिता मेरे आदर्श हैं। उन्होंने मुझे यथासंभव उत्तम शिक्षा दी। मुझे इस बात की कोई शर्म नहीं कि मैं एक स्वनिर्मित इंसान हूं। खानदान की खाली तिजोरी की झूठी शान से मेरी अलमारी में रखे कड़क नोट मुझे ज्यादा प्यारे हैं। मुझे लगता है कि इन्हीं सब बातों, कैलाश बाबू के खानदान की अविश्वसनीय कहानियों के कारण मुझे कैलाश बाबू कभी पसंद नहीं आए। मुझे पता नहीं क्यों हमेशा ऐसा लगता रहता था कि वो अपने ऊंचे खानदान और मेरे पिता की मेहनत से कमाई संपत्ति की वजह से हम लोगों को नीचा समझते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता था कि मेरे अलावा सभी लोग कैलाश बाबू को इतना सम्मान क्यों देते रहते। हालांकि मुझे स्वीकार करने में जरा भी संकोच नहीं होगा कि बुजुर्ग कैलाश बाबू ने अपने जीवन में किसी का बुरा करने की बात तो दूर, ऐसा सोचा भी नहीं। वो सभी के साथ विनम्रतापूर्वक व्यवहार करते, मुझसे भी। फिर भी पता नहीं क्यों मुझे उनके प्रति एक अजीब सी चिढ़ हमेशा होती रहती।
कैलाश बाबू सबके सुख दुख में खड़े रहते। पड़ोस में भी कोई समारोह हो या गमी, सबके साथ दिखाई पड़ते। कैलाश बाबू का विनम्रता पूर्वक व्यवहार तो बेजोड़ था, और सबसे शानदार उनकी मुस्कुराहट, जिसे वे सभी को मिलते समय अपने चेहरे पर निरंतर बनाए रखते। जो भी मित्र उनसे मिलते वो उनके सद्व्यवहार के कायल हो जाते। कैलाश बाबू अपने मिलने जुलने वालों से कुछ इस तरह के प्रश्न करते। मेरे प्यारे दोस्त, तुम्हें देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है बता नहीं सकता। तुम ठीक तो हो ना? मैंने अभी अभी सुना कि मधु के बच्चे को बुखार आ रहा है। अब वो कैसा है? अरे तुम्हें कोई खबर है क्या? और हाँ, हरिचरण बाबू कैसे हैं? बहुत दिनों से उनसे मिला नहीं। उम्मीद है एकदम ठीक होंगे। और राखाल बाबू के क्या हाल चाल हैं? और हाँ, बहुरानी कैसी है? इत्यादि इत्यादि। वेशभूषाओं का सीमित स्टॉक होने के बावजूद कैलाश बाबू का सफेद धोती कुर्ता एकदम चकाचक रहता। जब वे पैंट शर्ट और कोट पहनते तो एकदम कड़क और क्रीज दी हुई रहती। रोज रात को उन्हें ब्रश से साफ करते, झाड़ते, हवा दिखाते और नफासत से लपेटकर कंबल और तकिए के नीचे दबा देते, जिससे वो सुबह तक शानदार क्रीज वाली लगती। मतलब ये कि उनका पहनावा देखकर कोई उनकी असली माली हालत का अनुमान न लगा सके। उनके पास जो भी थोड़ा बहुत पुराना फर्नीचर था उसे वे बड़े एहतियात से झाड़ झोड़ कर चमाचम रखते। पुराना नौकर गणेश बूढ़ा और कमजोर हो चला था। अनेक काल्पनिक नौकरों की कमी को वो इस तरह पूरा करते। वो अपने घर को कुछ समय के लिए अंदर से बंद कर देते, अपने पहनने ओढ़ने बिछाने के कपड़ों को खुद साफ करते, कमरे की सफाई करते, अन्य कार्य भी खुद करते और फिर तैयार होकर ही दरवाजा खोलते। अपने मित्रों और आने जाने वालों का स्वागत करते, किसी को एहसास तक नहीं होने देते शाही खानदान के कैलाश बाबू कि वो स्वयं ही ये सब कार्य करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, हालांकि कैलाश बाबू की सारी जमीनें नीलाम की जा चुकी थीं, अभी भी उनके पास कुछ खानदानी बहुमूल्य चीजें बची हुई थीं। मसलन चांदी का इत्र और सुगंधित गुलाब जल छिड़कने का पात्र, चांदी की बेहतरीन नक्काशी किया हुआ आभूषण रखने का डिब्बा, सोने की कुछ मोहरें, सोने का छोटा सा पानदान, एक तश्तरी, पुराना महंगा कश्मीरी शॉल, राजाओं द्वारा खास मौकों पर पहने जाने वाली सोने के तार जड़ी ड्रेस, मोती और पुखराज और अन्य रत्न जड़ी हुई खानदानी पगड़ी। इन बहुमूल्य चीजों को कर्जदाताओं के चंगुल से कैसे बचा कर रखा ये कैलाश बाबू ही जानते थे। उपयुक्त समारोहों जैसे अन्य जागीरदारों के यहाँ निमंत्रणों में, किसी के राज्यारोहण में वो इन्हें बाहर निकालते, वेशभूषा और पगड़ी धारण करते, जिससे नयन जो राज परिवार का सम्मान किसी तरह बचा रहे। दिल से विनम्रता और सादगी की मूर्ति कैलाश बाबू आम बोलचाल में लोगों से बात करने में, राज परिवार से जुड़े रोचक किस्सों का, शान प्रदर्शित करने वाली बातों का जिक्र करना अपना कर्तव्य समझते। हालांकि अनेक मित्र उनकी इन बातों का मजा लेते हुए उन्हें और इस तरह की बातें करने को उकसाते। कैलाश बाबू को पता नहीं समझ में आता या नहीं कि अनेक लोग उनका मजाक बना रहे हैं। वो तो अपने ही धुन में परिवार की शान में कसीदे करते रहते। ऐसा नहीं कि सभी इनकी इन बातों को मात्र हास्य के रूप में लेते। ऐसे कुछ गिने चुने लोग ही थे। अधिकांश लोग तो वास्तव में उनके मुरीद थे, उन्हें पसंद करते और उन्हें ठाकुर दादा कहकर सम्मान से बुलाते। वो उनके घर की बैठक में घंटों उन्हें घेर कर बैठ जाते और उनसे वार्तालाप करते। इस तरह लोगों के जोड़ने में ठाकुर दादा का कोई खर्चा न हो, आगंतुक मित्रगण ही तंबाकू ले आते। कैलाश बाबू को बुरा न लगे इसलिए कोई कहता, ठाकुर दादा, ये तंबाकू मुझे मेरे किसी रिश्तेदार ने गया से भेजी है, आपके लिए लाया हूं, कृपया बताएं कैसा स्वाद है इसका। ठाकुर दादा इसे स्वीकार कर लेते, प्रयोग करते और कहेंगे, वाह, बहुत अच्छा है स्वाद इसका। फिर तो वहां बैठे मित्रों को बताएंगे कि कैसे वो पुराने दिनों में नयन जोर में ऐसी बेजोड़ तंबाकू हुक्के में भरकर पिया करते जिसका एक पाव का भाव सोने की एक गिन्नी हुआ करता। फिर वो कहते, मेरे पास अभी भी उस तंबाकू में से थोड़ी सी बची हुई है, आप में से कोई इसका स्वाद लेने का इच्छुक हो तो मैं अभी निकाल कर लाऊं। सभी को पता था कि यदि किसी ने भूले से उस तंबाकू का स्वाद लेने के लिए हामी भर भी दी तो या तो जिस अलमारी में रखी होगी उसकी चाबी गायब होगी, या नौकर गणेश ने कहाँ रख दी उसे याद नहीं आएगा। आप लोगों को क्या बताऊं,
चीजें कहाँ गायब हो जाती हैं जब आप नौकरों पर निर्भर करते हैं। मैं बता नहीं सकता कि ये गणेश कितना मूर्ख और भुलक्कड़ है, पर क्या कहूं, अब इस बुढ़ापे में उसको नौकरी से निकालने का मेरा दिल भी तो नहीं करता। उधर बेचारा बूढ़ा गणेश खानदान की इज्जत बची रहे, सारे इल्जाम अपने सिर लेने को हमेशा तैयार रहता। कहता, मालिक माफ करते हैं, मुझे बिल्कुल याद ही नहीं रहा कि वो तंबाकू मैंने कहाँ रख दी। मैं जल्द ही ढूंढ निकालूंगा। अधिकांश लोग बाग सहृदय थे और ठाकुर दादा की विचारगी समझते थे। कोई कहेगा, अरे कोई बात नहीं ठाकुर दादा, आप परेशान ना हो, ये जो तंबाकू हम अभी पी रहे हैं हमारे हिसाब से एकदम ठीक है, महंगी तंबाकू बहुत तेज होती है। ठाकुर दादा चैन की सांस लेते और कोई दूसरा किस्सा शुरू हो जाता। जब सारे मेहमान विदा होने लगते तब ठाकुर दादा उन्हें छोड़ने दरवाजे तक आते और पूछते, अरे आप लोग ये तो बताइए कि आप हमारे घर दावत पर कब खाना खाने आ रहे हैं। कोई एक कहेगा, ठाकुर दादा अभी नहीं, हम जल्दी ही तारीख निश्चित कर आपको सूचित करेंगे। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक, ठाकुर दादा कहते। अभी वैसे भी गर्मी बहुत है, अच्छा होगा हम लोग बारिश के मौसम की प्रतीक्षा करें, तब तक गर्मी भी थोड़ी सी कम हो जाएगी। लेकिन फिर मैं आप लोगों की एक नहीं सुनूंगा, अभी मैं नहीं चाहता कि मौसम की मार हमारी शाही दावत के मजे को खराब कर दे। लेकिन जब गर्मी चली जाएगी और बारिश का मौसम आ जाएगा, मित्र लोग ध्यान रखते थे कि किसी भी तरह से दावत का जिक्र नहीं आना चाहिए। यदि भूले भटके किसी ने दावत की बात छेड़ भी दी तो कोई दूसरा तुरंत हस्तक्षेप कर देगा। अरे यार तुम देख नहीं रहे हो, अचानक कैसी तेज बारिश आ जाती है और सड़कों पर जैसे सैलाब आ जाता है। ऐसे में घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। यदि दावत वाले दिन भी ऐसी बारिश हो गई तो इसलिए बेहतर होगा कि हम बारिश का मौसम समाप्त होने की प्रतीक्षा करें। ठाकुर दादा के वर्तमान घर की अवस्था भी कोई ठीक नहीं थी। नयन जो राज परिवार का व्यक्ति ऐसे घर में रहे ये तो संभव ही नहीं था। लेकिन क्या करें, पहली बात तो कलकत्ता में ना कोई ढंग का मकान मिलता ही है, और मिलता भी है तो यहां से बहुत दूर मिलता है। मित्रों, मैं ऐसे बड़े घर में जाना नहीं चाहता जो मुझे आप लोगों से दूर कर दे। हाँ, यदि आसपास कोई हमारे लायक अच्छा भवन मिल रहा हो तो आप लोग ज़रूर बताएं। जो भी हो, मैं नहीं चाहता कि हमारी ये रोज़ लगने वाली महफिलें ख़त्म हो जाएं। इसलिए न चाहते हुए भी मैं इस छोटे से घर में रहने को मजबूर हूँ। आपका स्नेह और सम्मान मेरे लिए सबसे ऊपर है मित्रों। बस इसी तरह बहानेबाजी चलती। मैं एक शिक्षित युवा होने के नाते इन सब बातों को समझता भी था और भांप लेता था कि ये सब एक नाटक की तरह चलता रहता है। जहां कैलाश बाबू एक सुनहरे सपने की तरह अपनी रियासत के वैभव के पुराने दिनों की याद से बाहर ही नहीं निकलना चाहते थे, वहीं उनके यहाँ एकत्रित होने वाले लोग भी उनकी भल मनसाहत को, उनकी विनम्रता का सम्मान करते हुए उनको दुख नहीं देना चाहते थे। और न सिर्फ उनकी बातों को दिलचस्पी से सुनते हुए उनकी हाँ में हाँ मिलाते, बल्कि नयन जोर की तारीफों के अपनी ओर से भी पुल बांधते। अनेक लोग तो नयन जोर को लेकर बड़े अतिरेक भरी बातें कर ठाकुर दादा को प्रसन्न रखने का प्रयास करते। मुझे आश्चर्य होता है कि जिन बातों का मुझे समझ में आ जाता वो या तो सच नहीं है या बहुत बढ़ा चढ़ा कर कही जा रही हैं, वो कैलाश बाबू को क्यों नहीं समझ आती। किसी को भी सपनों में एहसास हो जाए कि इन किस्सों में कितना सच है, कितनी कल्पना। कभी कभी मैं बैठकर सोचता हूं कि क्या कारण है जो मुझे कैलाश बाबू सख्त नापसंद हैं। मेरी भावनाएं उनके प्रति अच्छी क्यों नहीं है। मेरा मानना है कि इस नापसंदगी के पीछे कुछ ठोस कारण है जो मैं अब आपको खुलकर बताता हूं। हालांकि मैं कैलाश बाबू की तरह शाही खानदान से तो नहीं हूं, परंतु फिर भी मेरे पिता अपने दम पर ही सही एक अच्छे खासे समृद्ध व्यक्ति हैं। मैंने स्वयं अपनी शिक्षा के प्रति गंभीरता से दिन रात परिश्रम कर कम आयु में ही कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री हासिल की, जो कि एक उद्यमी व्यक्ति के ही बस की बात है। मेरा निजी व्यक्तित्व आकर्षक है और मेरे चरित्र पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। इसके अतिरिक्त मेरा स्मार्ट और खूबसूरत होना एक ऐसी खूबी है जिसके लिए मैं स्वयं पर इतरा सकता हूं। अब आप ही बताएं, कलकत्ता ही नहीं सारे बंगाल के भद्रलोक में ऐसे कितने नौजवान होंगे जिनके अंदर ये सारी की सारी खूबियां एक साथ विद्यमान हो। मेरा दावा है कि उंगलियों पर गिनने लायक संख्या भी नहीं होगी।
अब शादी की आयु के जिस युवक में ये सब अनूठी खूबियां हों, उसके लिए तो हर लड़की के माता पिता यही चाहेंगे ना कि काश हमारी पुत्री का विवाह ऐसे सजीले और पढ़े लिखे युवक से हो जाए। आप ही सोचकर बताइए, यदि ऐसे में मेरे लिए विवाह के प्रस्तावों की लाइन लगी हो तो क्या मुझे स्वयं के ऊपर थोड़ा घमंड नहीं करना चाहिए? अरे स्वाभाविक है ये तो, और मुझे शादी के मार्केट में अपनी ऊंची कीमत का एहसास भी कराती है। जब मैं अपने लिए दुल्हन के रूप में किसी लड़की की कल्पना करता हूँ तो वो किसी अत्यंत अमीर पिता की इकलौती संतान होती है। उच्च शिक्षा प्राप्त होने के साथ ही देखने में अप्सरा जैसी खूबसूरत होती है। सौभाग्य से अपनी पुत्रियों की मुझसे शादी करवाने के इच्छुक माता पिताओं के जो प्रस्ताव बंगाल के कोने कोने से आ रहे थे, वो दहेज के रूप में विपुल धनराशि भी देने को तैयार थे। मैं इन प्रस्तावों को बड़े एहतियात के साथ तौलता परखता, सारी बातों को मिला जुला कर देखता, तो कोई ऐसी लड़की अभी तक नहीं मिली जो मेरे सभी मानकों पर एक साथ खरी उतरे। महान कवि भवभूति की कविता मुझे स्मरण आती, जिसमें उन्होंने लिखा है कि इस विशाल दुनिया के अथाह विस्तार और असीमित समय में भगवान ने किसी को सिर्फ मेरे लिए ही बनाकर रखा होगा। परंतु क्या इस आधुनिक समय में और मात्र बंगाल की सीमाओं के भीतर ऐसी कोई लड़की मेरी दुल्हन बनने की प्रतीक्षा कर रही होगी? इस दौरान लड़कियों के माता पिता मुझसे मिलने आते, मेरी प्रशंसा और शान में ऐसी ऐसी बातें कहते कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं ये तो नहीं बता सकता कि मैं ऐसे माता पिताओं की पुत्रियों को पसंद कर पाता था या नहीं, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि उनकी मेरे लिए की गई प्रशंसाएं मुझे बहुत खुश कर देती थी। मुझे लगता था कि मेरी तारीफों के पुल बांधकर वो कोई अनोखी बात नहीं कर रहे हैं। मैं तो हूं ही तारीफ के काबिल, इसमें बड़ी बात क्या है? अरे मनुष्य तो क्या, भगवान भी अपनी प्रशंसा में पढ़े जा रहे श्लोकों और आरतियों से ही प्रसन्न होते हैं, भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि भगवान हर भक्त को हर बार प्रशंसा करने पर वरदान देते रहे। क्या ऐसा ही मेरे जैसे उपयुक्त लड़के के साथ नहीं होना चाहिए कि प्रत्येक माता पिता मेरी भरपूर प्रशंसा करें? अब शादी तो मैं सबसे नहीं कर सकता, वो तो मात्र एक से ही हो सकती है। मेरे अंदर भी जो खूबियों का सम्मिश्रण है वो किन्हीं दैवीय शक्तियों से कम तो नहीं है। खैर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ठाकुर दादा की भी एक विवाह योग्य पोती थी जिसे मैंने असंख्य बार देखा होगा, लेकिन न तो वो देखने में मुझे कोई खास खूबसूरत लगी और न ही मुझ जैसे सुयोग्य वर से विवाह करने के लिए किसी भी प्रकार से उपयुक्त। इसके बाद भी मुझे लगता था कि एक दिन कैलाश बाबू मेरे सामने अपनी शाही नाक रगड़ते हुए, मेरी प्रशंसा में हर संभव कसीदे काटते हुए, मुझसे हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहेंगे, बेटा मेरी पोती से शादी कर लो। और मैं मुस्कुराते हुए इनकार कर दूंगा कि कहाँ मैं, जिसके लिए बंगाल के कोने कोने से विवाह के लिए प्रस्ताव आ रहे हैं, और कहाँ आपकी पोती, न तो कोई खास खूबसूरत, न अधिक पढ़ी लिखी, और न ही आपके पास इतनी दौलत है जितनी दहेज में अनगिनत लड़कियों के माता पिता मुझे देने को तत्पर बैठे हैं। मुझे बड़ा अचंभा होता कि कैलाश बाबू अभी तक मेरे सामने ये प्रस्ताव लेकर आए क्यों नहीं। मेरी उनके प्रति नापसंदगी का एक बड़ा कारण ये भी था कि वो मेरे सामने झुके क्यों नहीं। मैंने सुन रखा था कि ठाकुर दादा अपने मित्रों को बताते थे कि नयनजोर खानदान के लोग कभी भी अपनी बेटियों के लिए वर मांगने किसी के दरवाजे नहीं गए। उल्टे लोग ही उनके खानदान की प्रतिष्ठा को देखते हुए लड़कियों के हाथ मांगने उनके दरवाजे पर आया करते थे। कैलाश बाबू भी खानदान के इसी सिद्धांत का पालन करते हुए अपनी पोती के लिए किसी के आगे हाथ जोड़ने नहीं गए। मुझे कभी कभी लगता कि पुट्ठा वाकई सठिया गया है जो ऐसा सोचता है। अरे किसी के दरवाजे तक नहीं जाना तब की बात रही होगी जब नयनजोर रियासत संपन्न हुआ करती थी, और अब क्या है, रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। कैलाश बाबू नाटक कर रहे हैं। एक दिन देखना, चुपके से मेरे घर के दरवाजे पर खड़े होंगे और विनती करेंगे, बेटा मेरी पोती को अपना लो। मुझे धैर्यपूर्वक उस दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए। आखिर मेरे जैसा दूसरा लड़का है कहाँ? हाँ, ये तय था कि मैं मना कर दूंगा। जिस तरह से आसमान में बिजली की अद्भुत चमक के बाद भयानक गर्जना होती है,
उसी तरह मेरा व्यक्तित्व भी था। पहले खुशी और मुस्कान का प्रदर्शन और बाद में क्रोध। हालांकि इस कैलाश बाबू नाम के स्वाभिमानी बुड्ढे को बेइज्जत करने के लिए मेरे पास मात्र ये कारण पर्याप्त नहीं था कि वो अपनी पोती के लिए मेरे आगे घुटने क्यों नहीं टेक रहा, और इसीलिए मैं काफी समय शांत बैठा रहा। एक दिन अचानक मेरे दिमाग में एक ऐसा प्लान आया जिसे तुरंत प्रभावी बनाने से अपने को रोकना मुझे असंभव प्रतीत हो रहा था। प्लान ही ऐसा था कि मुझे लगा कि जल्दी से जल्दी कर दिया जाए। कैलाश बाबू बताया करते कि किस तरह नयनजोर रियासत में आए दिन बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारियों का नियमित आना जाना लगा रहता और उनकी शानदार आवभगत की जाती। यहां तक कि अनेक बार तो स्वयं छोटे लाट साहब उनके पिता और दादाजी से मिलने आते। बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर को लोग छोटे लाट साहब कहकर बुलाते। जाते समय उन्हें तरह तरह के तोहफों से विदा किया जाता। कैलाश बाबू के मिलने जुलने वालों में एक रिटायर्ड सरकारी अधिकारी भी आया करते, जो प्रायः कहा करते, ठाकुर दादा, मैं कल किसी काम से अपने पुराने दफ्तर गया था। वहां छोटे लाट साहब से अचानक मुलाकात हो गई। एक बार पहले मैंने उन्हें बताया था कि मैं आपका पड़ोसी हूं। मुझे पूछते ही पूछने लग गए, नयनजोर के बाबू साहब के क्या हाल चाल हैं? ठाकुर दादा, मैं जब भी लाट साहब से मिलने जाता हूं वो हमेशा आपके बारे में पूछते हैं, और यहां तक कहते हैं कि बंगाल में 2 ही ऐसे खानदान थे जिनकी शान और शौकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। एक तो काशीपुर के महाराजा और दूसरे नयनजोर के बाबू साहब। बाकी तो सब ऐसे ही हैं। जब ये सब कैलाश बाबू को सुनाया जाता तो बेचारे को जरा भी गुमान न होता कि ये लोग उन्हें खुश करने के लिए झूठे किस्से कर रहे हैं। वो इन्हें सच मानते। उनकी आंखों की चमक देखने लायक होती। वो दूसरे मिलने जुलने वालों को बार बार बताते कि कल जब फलाना रिटायर्ड अधिकारी लाट साहब को मिलने गया तो वो न सिर्फ मेरे बारे में पूछ रहे थे बल्कि तारीफ भी कर रहे थे। और बाद में जब भी वो रिटायर्ड अधिकारी उनसे मिलने आता तो छूटते ही कहते, छोटे लाट साहब कैसे हैं? क्या बताया, अच्छे हैं। बड़ी खुशी हुई जानकर। और मेम साहब कैसी हैं? क्या वो भी ठीक हैं? और उनके छोटे छोटे बच्चे, वो भी ठीक हैं। बड़ी खुशी हुई जानकर। अगली बार जब आप मिले उन्हें तो कहना नयनजोर के बाबू ने लाट साहब और मेम साहब को सलाम और बच्चों को प्यार भेजा है। ये दीगर बात थी कि कैलाश बाबू ने अपने जीवन में कभी लाट साहब, मेम साहब और बच्चों को देखा तक नहीं था। कैलाश बाबू प्रायः कहा करते, एक दिन लाट साहब से मिलने जाना है। पता नहीं लाट साहब क्या सोचते होंगे कि नयनजोर के बाबू मिलने क्यों नहीं आते। लेकिन सबको पता था कि बंगाल में कितने छोटे और बड़े लाट साहब आएंगे, चले जाएंगे, उनकी जगह नए आ जाएंगे। गंगा नदी में अथाह जलराशि बह चुकी होगी, लेकिन नयनजोर की शाही पक्षी कभी सच संवर कर गवर्नमेंट हाउस नहीं पहुंचेगी। बस इन्हीं सब बातों को याद कर ही मेरे एमए पास दिमाग में एक शैतानी सूझी थी। मैं कैलाश बाबू के घर पहुंचा और उन्हें एक तरफ ले जाकर फुसफुसाते हुए बोला, ठाकुर दादा, आज मैं किसी खास काम से छोटे लाट साहब से मिलने गया। बातों ही बातों में वो नयनजोर के बाबू की तारीफ करने लगे। मैंने कहा, हरी साहब, नयनजोर के जमींदार कैलाश बाबू तो एकदम मेरे पड़ोस में रहते हैं। सुनते ही वो उछल पड़े, परंतु दुखी भी हो गए। कहने लगे, कितना अफसोस हो रहा है कि कैलाश बाबू इतने दिनों से कलकत्ता में रहते हैं परंतु आज तक मुझसे मिलने नहीं आए। खैर कोई बात नहीं, अब ये सब प्रोटोकॉल एक तरफ रखता हूं और कल दोपहर में खुद उनसे मिलने जाऊंगा। ठाकुर दादा, मैंने उन्हें आपका पता दे दिया है। वो कल दोपहर आपसे स्वयं मिलने आ रहे हैं। और कोई होता तो उसे तुरंत आभास हो जाता कि ये सब मजाक और उनको बेवकूफ करने का प्रयास हो रहा है। लेकिन सरल हृदय कैलाश बाबू इसे सच समझ बैठे। उन्हें लगा कि उनके मित्र, खासतौर पर रिटायर्ड सरकारी अधिकारी जो किस्से सुनाते रहते हैं, वो वास्तव में सच होंगे और छोटे लाट साहब वाकई उनसे मिलने को उत्सुक होंगे। इन अतिरेक भरी बातों ने जैसे उनके मन में ठप्पा लगा दिया था।
कि जो छोटे लाट साहब इतनी बार उन्हें पूछते रहते हैं तो उनका निजी तौर पर उनके घर आना महज एक स्वाभाविक बात है। छोटे लाट साहब के आने की खबर सुनकर वो एकदम घबरा गए। साथ ही बच्चों जैसी उत्सुकता का प्रदर्शन भी करने लगे। वो हर छोटी मोटी बात की प्लानिंग करने लगे। छोटे लाट साहब कहाँ बैठेंगे, उनके नाश्ते में क्या रखा जाए, साफ सफाई किस तरह की जाए, क्या बातें करेंगे इत्यादि। सबसे अधिक घबराहट उन्हें हो रही थी अंग्रेजी को लेकर। बोले, बेटा मुझे तो अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं आती और सुना है छोटे लाट साहब को बांग्ला नहीं आती। हम आपस में बातचीत कैसे करेंगे? मैंने कहा, ठाकुर दादा, इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है। छोटे लाट साहब अपने साथ हमेशा एक अनुवादक रखते हैं और फिर मैं भी तो आपके पास ही रहूंगा। कैलाश बाबू की आंखों में चमक आ गई। हाँ बेटा, ये ठीक रहेगा। तुम तो अंग्रेजी बहुत अच्छी तरह जानते हो। मेरे साथ ही रहना जब छोटे लाट साहब यहाँ आए। दोपहर के समय जब या तो लोग अपने अपने काम पर गए थे या घरों में सो रहे थे, एक शानदार बग्घी कैलाश बाबू के घर के सामने आकर रुकी। दो दरबान जैसी ड्रेस पहने लोग कूदकर बग्घी से उतरे और कैलाश बाबू के घर की सीढ़ियों पर चढ़कर बोले, छोटे लाट साहब पधार रहे हैं। कैलाश बाबू अपने शाही लिबास और रत्न जड़ित पगड़ी में तैयार खड़े थे। बगल में ही बूढ़ा नौकर गणेश अपने मालिक के सबसे बढ़िया सूट को पहनकर खड़ा हुआ था, जैसे राजा महाराजाओं के सहायक खड़े होते। जैसे ही छोटे लाट साहब का छद्म रूप धारण किए, कलकत्ता विश्वविद्यालय का मेरा सहपाठी अंग्रेज मित्र बग्घी से नीचे उतारा। कैलाश बाबू सीढ़ियों से कूदते हुए पसीना पसीना होते हुए उसके नजदीक पहुंच गए और झुककर बार बार सलाम करते हुए पीछे हटने लगे। आइए हुजूर, आइए, मेरे अहोभाग्य जो आप मेरे यहाँ पधारे। इस तरह एक एक कदम पीछे हटते हुए जितना संभव हो पीठ को झुकाकर सलाम ठोकते जाते। एक पुरानी कुर्सी पर राज परिवार की निशानी कश्मीरी शॉल को ढक रखा था, उसकी तरफ इशारा कर बोले, विराजिए हुजूर। छद्म छोटे लाट साहब के बैठते ही कैलाश बाबू ने उर्दू में उनकी प्रशंसा की और अंग्रेजों के नयनजोर रियासत के संबंधों को लेकर एक लंबा भाषण दे डाला। कैलाश बाबू को पता था कि पुराने समय में उर्दू ही राजकाज की भाषा हुआ करती थी। स्पीच खत्म करते ही कैलाश बाबू ने सोने की मोहरों को एक सोने की ही छोटी सी तश्तरी में रखकर लाट साहब के सामने पेश करते हुए कहा, जैसे कि परंपरा चली आई है, नयनजोर के शाही परिवार की तरफ से साहेब बहादुर को ये छोटा सा नजराना भेंट करता हूं। चांदी के इत्रदान से लगातार सुगंधित द्रव्य डालकर छद्म छोटे लाट साहब को एक तरह से नहलाते हुए नौकर गणेश की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे अच्छी तरह मालूम था कि कैलाश बाबू के पास धन संपत्ति के नाम पर इन मोहरों के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। उम्मीद थी कि इन्हीं के बल पर वो पोती की शादी किसी तरह कर पाएंगे। हे भगवान, अब क्या होगा? मालिक तो पूरी तरह लुट गए। दूसरी तरफ कैलाश बाबू के माथे पर शिकन तक नहीं थी, बल्कि वहां तो नयनजोर के बाबुओं के सम्मान को बरकरार रखने की अनूठी संतुष्टि झलक रही थी। कैलाश बाबू तो बार बार कह रहे थे, हुजूर, मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि आपकी उचित खातिरदारी नहीं कर पा रहा हूं। दुर्भाग्यवश हम इस वक्त कलकत्ता में हैं। काश हम नयनजोर में होते तो आपकी आओ भगत ऐसी होती कि आने वाली अनेक पीढ़ियों तक लोग याद रखते। यहाँ कलकत्ता में तो हमारी हालत पानी के बाहर मछली जैसी है हुजूर। विनती है आप इसे अन्यथा नहीं लेंगे। मेरा अंग्रेज दोस्त, जिसके सिर पर लंबा सिल्क का हैट था और हालांकि अंग्रेजों में किसी के घर जाते ही हैट उतारने का रिवाज है, उसने जानबूझकर इस डर से नहीं उतारा कि कहीं पोल न खुल जाए। वहीं कैलाश बाबू और गणेश इतने अधिक उत्साहित थे कि उनका इस रिवाज के भंग होने की तरफ ध्यान ही नहीं गया। मेरा मित्र लगभग 10 मिनट के इस नाटक के दौरान बस या तो सिर ऊपर नीचे करता रहा या अधिक से अधिक यस, वेरी गुड, प्लीज जैसे शब्द ही बोलता रहा। इसके बाद वो उठा और कैलाश बाबू को अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला, योर हाइनेस, इट वॉज एन ऑनर मीटिंग यू। आई विल टेक योर लीव नाउ।
अपने लिए हाइनेस संबोधन सुनकर कैलाश बाबू की खुशी की सीमा नहीं थी। उनका चेहरा एक अजीब सी चमक से दमकने लगा। मेरे अंग्रेज मित्र के साथ आए दोनों दरबानों ने सोने की मोहरों और तश्तरी को उठाया और ले जाकर बग्घी में रख दिया। ये सब अपना ही किया धरा नाटक मैं अभी तक एक कोने में खड़ा देख मुस्कुरा रहा था, लेकिन अब मुझे इतनी जोर से हंसी आ रही थी कि मेरे पेट में बल पड़ रहे थे और रोकना मुश्किल हो रहा था। मैं बगल के कमरे में जाकर पेट पकड़कर हंसने लगा। अचानक देखा कि एक कोने में बैठी कैलाश बाबू की जवान पोती अपने घुटने में सिर छुपाए सुबक सुबक कर रो रही है। जैसे ही उसने मुझे हंसते देखा, वो तन कर उठी और खड़े होकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों में घृणा लिए मुझे घूरती हुई बोली, बताइए मेरे दादाजी ने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने उनके साथ ये घिनौना मजाक किया? क्यों आप यहां आए हैं? किसी की भावनाओं से खिलवाड़ करने? बस इतना कहकर वो मुड़ी और मुंह फेर कर पुनः सुबकने लगी। इस एक क्षण में ही मुझे जैसे लकवा मार गया हो। मैं हंसना भूल गया। मैंने सोचा था कि बस थोड़ा सा मजाक करूंगा। कैलाश बाबू को विचित्र स्थिति में देखकर मेरे दिल को शांति मिलेगी। कुछ ही मिनटों की तो बात है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा ये मजाक किसी लड़की के नाजुक हृदय को इस तरह भेद देगा, उसकी कोमल भावनाओं को इतनी गहरी ठेस पहुंचाएगा। हे भगवान, मजाक के नाम पर मैं ये क्या कर बैठा? किसी को नीचा दिखाने के लिए ये तो कायरतापूर्ण कृत्य है। किसी की भावनाओं से खिलवाड़ करना क्रूरता है। मुझे अपनी इस नीच हरकत पर पश्चाताप होने लगा। स्वयं से घृणा सी हो आई। मैं अपने को कोसता हुआ एक लतियाए हुए कुत्ते की तरह शर्म से सिर झुकाए तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। अभी तक मैं कैलाश बाबू की पोती कुसुम को कोई ऐसी बेजान वस्तु समझता आया था जिसकी शादी के मार्केट में कोई हैसियत ही नहीं है और जो बस इस प्रतीक्षा में है कि किसी तरह उसकी शादी हो जाए। बस इससे आगे कुसुम का कोई अस्तित्व ही नहीं था मेरे लिए। लेकिन आज मुझे आश्चर्यजनक रूप से महसूस हुआ कि कुसुम मात्र एक वस्तु नहीं बल्कि एक संवेदनशील लड़की है जिसके अंदर एक भावनाओं से भरा दिल धड़क रहा है। इस घटना के बाद लाख प्रयत्न करने के बावजूद भी मुझे सारी रात नींद नहीं आई। बुलाने की भरसक कोशिश की, लेकिन मुझे घृणा से देखती कुसुम की बड़ी बड़ी आंखें जैसे मेरे चेहरे पर स्थायी रूप से चिपक चुकी थी। मेरा मस्तिष्क अजीब तरह की दुविधाओं से भरा हुआ था। मैंने ऐसा क्यों किया? सोने की मोहरें और तश्तरी तो मेरे पास सुरक्षित थी। अपने अंग्रेज मित्र से शाम को ही जाकर वापस ले आया था, लेकिन जब कैलाश बाबू को पता चलेगा तो उन पर क्या गुजरेगी? कुसुम ने मेरा क्या बिगाड़ा था जो मैंने उसे विषाद के सागर में डुबो दिया? सुबह होते ही मैंने पहला काम जो किया वो था सोने की मोहरें और तश्तरी को लेकर कैलाश बाबू के निवास पर पहुंच गया। सोचा था चुपके से नौकर गणेश को थमाकर वापस आ जाऊंगा। बाहर दालान में किसी को न पाकर मैं ऊपर कैलाश बाबू के कमरे की ओर बढ़ा। अभी दरवाजे तक भी नहीं पहुंच पाया था कि कमरे के अंदर से कुसुम की आवाज सुनाई पड़ी। वो कैलाश बाबू से बड़े विनती भरे अंदाज में कह रही थी, मेरे प्यारे प्यारे दादाजी, कल जब छोटे लाट साहब तुमसे मिलने आए थे तो क्या क्या बातें हुई तुम्हारे और उनके बीच? मैं तो सुनने के लिए जैसे मरी जा रही हूं। दादाजी, तुम एक बार सब बता चुके हो, लेकिन इतना अच्छा लगा सुनकर कि फिर से सारी बातें सुनने की इच्छा रोक नहीं पा रही हूं। तुम शुरू से अंत तक बताना और ध्यान रखना कि एक भी शब्द छूट न जाए। आखिर छोटे लाट साहब का किसी के घर स्वयं चलकर आना कोई मामूली घटना नहीं है। जल्दी सुनाओ ना दादाजी। और कैलाश बाबू को तो जैसे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी। उनका चेहरा देखते ही बनता था एक अजीब सी खुशी, स्वाभिमान का भाव। फिर से बताने लग गए किस तरह छोटे लाट साहब अंदर आए, बैठे, नयन जो रियासत की प्रशंसा को धैर्यपूर्वक सुनते रहे, मुस्कुराते रहे और तो और हाथ मिलाते हुए योर हाइनेस कहकर पुकारा। बेटी, ये सब नयनजोर के बाबुओं की पुश्तैनी आन बान शान का कमाल है। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे खानदान का सम्मान रख सका। लड़की कुसुम सामने बैठी कैलाश बाबू की ओर प्यार और आश्चर्य से देखते हुए, एकटक निहारते हुए, एकाग्र चित्त से सब कुछ सुनती रही और बोली, दादाजी, मुझे भी गर्व है
कि मैं तुम्हारी पोती हूं और ऐसे खानदान की हूं। अपने हाव भाव से एक क्षण को भी उसने ये महसूस नहीं होने दिया कि ये सब नाटक था और असलियत उसे पता है। मेरा हृदय जैसे डूबा जा रहा था। हे भगवान, एक तरफ ऐसा त्याग, भावनाओं का ऐसा निश्चल प्रदर्शन, और दूसरी ओर में एक सरल सच्चे आदमी को नीचा दिखाने के लिए ऐसा छल। क्यों किया मैंने ऐसा? मेरा दिल ग्लानि से भर गया। मेरी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। ऐसे सरल लोगों के साथ ऐसा पाप किया मैंने। ईश्वर शायद ही मुझे क्षमा करे। मेरे मन से आवाज आई, ईश्वर क्षमा करे या न करे, कुसुम से माफी मांग लेनी चाहिए। तभी कैलाश बाबू कमरे से निकलने को हुए। मैं एक तरफ आड़ में छिप गया और उनके नीचे जाते हुए कमरे के अंदर पहुंच गया। मैंने जाते ही तश्तरी और उसमें रखकर मोहरें कुसुम के पैरों के पास रख दी और रोते हुए कहा, कुसुम, मुझसे बहुत भारी भूल हो गई। हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। ये तुम्हारी अमानत लौटाने आया हूं, इन्हें रख लो। परंतु कुसुम तो मेरी ओर देख ही नहीं रही थी। उसने तश्तरी को लात मारकर खिसका दिया और तीखे शब्दों में बोली, नयन जोर के बाबुओं ने यदि कोई वस्तु भेंट या दान कर दी तो उसे वापस लेने का रिवाज नहीं हमारे खानदान में, भले ये तुम्हारा रचा हुआ नाटक हो या और कुछ। दादाजी ने जो वस्तुएं दे दी सो दे दी, अब हमारा इनसे कोई वास्ता नहीं। मैंने कहा, कुसुम, ऐसा मत कहो। मैं पहले से ही अपने किए पर शर्मिंदा हूं। ये तुम्हारी ही चीजें हैं। यदि तुम वापस नहीं लोगी तो मैं इनका क्या करूंगा? मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं। तुम रखो या गंगा में फेंक दो। नयन जोर के जिस सम्मान की रक्षा इन्हें देकर दादाजी ने की है, वापस लेकर उसे कलंकित करने का पाप मुझसे न होगा। हर एक बात कान खोल कर सुन लो। इन धातु के पीले टुकड़ों से अधिक मुझे अपने दादाजी के मुख पर जो सम्मान की चमक आई है वो अधिक प्यारी है। इससे अधिक अमूल्य उनका ऊंचा उठा हुआ सिर है, जो उनके साथ भले ही छल हुआ हो लेकिन गर्वोन्मत्त है। अपने दादाजी के सम्मान के लिए ऐसी चंद सोने की मोहरें तो क्या, पूरे संसार की दौलत को भी ठोकर मार दूंगी। अब तुम इन्हें फौरन उठाओ और जाओ यहां से। मैं बिना एक शब्द कहे, सिर झुकाए वहां से निकलकर अपने घर आ गया। उसके पश्चात दिन के समय मैं कैलाश बाबू से स्वयं मिलने जा पहुंचा। आज तक जिन कैलाश बाबू को मैंने नमस्ते तक नहीं बोला था और खुद को आधुनिक और ऊंचा समझने का गुरूर किया करता था, झुककर उनके पैरों को स्पर्श किया। ठाकुर दादा ने जीते रहो बेटा कहकर आशीर्वाद दिया। मैं दावे से कह सकता हूं कि उनके मन में यह जरूर आया होगा कि छोटे लाट साहब के आने से ही मेरे मन में उनके लिए सम्मान बढ़ा होगा और इसीलिए मैंने उनके चरण स्पर्श किए होंगे। कैलाश बाबू की बैठक आगंतुकों से खचाखच भरी हुई थी और सभी जानना चाहते थे कि छोटे लाट साहब के आने पर क्या हुआ। कैलाश बाबू बिना थके अनगिनत बार हर आने वाले को पूरा किस्सा शुरू से अंत तक मुदित होकर सुनाते। थोड़ी देर बाद एक एक कर सारे लोग चले गए और मैं ही बचा। कैलाश बाबू मेरी ओर प्रश्नवाचक तरीके से देख रहे थे। शायद समझ नहीं पा रहे थे कि मैं क्यों रुका हुआ था। मैंने अपने अंदर की पूरी शक्ति समेटी, उठा और झुककर एक बार पुनः उनके चरण स्पर्श कर कांपती आवाज में बोला, ठाकुर दादा, वैसे तो आपके सामने मेरी कोई हैसियत नहीं है। मैं एक साधारण परिवार का लड़का हूं और आप नयन जोर के शाही खानदान के बाबू लोग। पता नहीं आप मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे या नहीं, परंतु फिर भी कहने की गुस्ताखी कर रहा हूं कि मैं आपकी, ठाकुर दादा मुझसे बोला नहीं जा रहा, मैं आपकी पोती से विवाह करने का इच्छुक हूं। मैं ही जानता हूं कि इस एक वाक्य को मैं कैसे कह पाया, लेकिन इसे सुनते ही कैलाश बाबू ने मुझे अपने सीने से लगा लिया और बोले, बेटा, मैं एक गरीब आदमी हूं,
मेरे पास देने के लिए कन्या के अलावा कुछ भी नहीं है। तुम जैसा वर मेरी कुसुम को अपनाए, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए भला और क्या होगा। शायद ये पहला और आखिरी मौका होगा जब कैलाश बाबू ने अपनी निर्धनता को स्वीकारा होगा। यही नहीं, उनके जीवन में पहली बार ही हुआ होगा कि ठाकुर दादा नयन जोर के बाबुओं के खानदानी सम्मान को भूल गए होंगे।